गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सी वैल्यू पैराडॉक्स एंड कोटकर्व। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू वास्तव में हैप्लॉइड न्यूक्लियस जैसे गैमेट या द्विगुणित कोशिका में पाए जाने वाले कुल डीएनए की आधी या अगुणित मात्रा को कहते हैं, जो हम पिकोग्राम्स, जो डीएनए की जो मात्रा होती है वह पिकोग्राम्स में होती है। So C value क्या है? C value is the amount in picograms of DNA contained within a haploid nucleus. Example, a gamete, or 1/2 the amount in a diploid somatic cell of a eukaryotic organism. Now genome क्या होता है? जीनोम जो टर्म थी यह रिंगलर ने दी थी इन 1920 में, और जीनोम जो जेनेटिक मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म की एक सेल में जितना भी जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको हम जीनोम कहते हैं। इसके अंदर डीएनए आता है, वायरसेस में तो आरएनए भी इंक्लूड होगा इसमें। इसके अलावा कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए, तो ये सब जो डीएनए है ये सब जीनोम में शामिल होते हैं। A genome is all genetic material of an organism. Now origin of the term, ये C value का origin कैसे हुआ है? C value को कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कैरेक्टरिस्टिक है या कंटेंट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि यह जो टर्म थी C value इसको सबसे पहले कॉइन किया था ह्यूसन स्विफ्टर ने। अब उन्होंने जिस समय इस टर्म को बताया था उसके बाद इन्होंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया। ह्यूसन स्विफ्ट ने ही यह टर्म दिया था इन 1950। सी वैल्यू, जो सी वैल्यू होती है वास्तव में सी वैल्यू क्या होती है? किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज में पाई जाने वाली डीएनए की अगुणित मात्रा को हम क्या कहते हैं? सी वैल्यू कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सी वैल्यू की जो विभिन्नता होती है और जीव की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो वेरिएशन होता है सी वैल्यू में और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जीव में, उसमें वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन शुरू में वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो सी वैल्यू होती है यह जो जीव है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करती है। मतलब अगर सी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यह बात वास्तव में सही नहीं है और सी वैल्यू की विभिन्नता व जीव की जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी में कोई संबंध नहीं होता। अगर हम देखें तो प्रोटिस्ट जो होते हैं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं, उनका जीनोम तो काफ़ी बड़ा होता है ह्यूमंस की तुलना में। तो प्रोटिस्ट कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी वैल्यू है उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी में, जीव की कॉम्प्लेक्सिटी में कोई संबंध नहीं होता है। अगर हम कुछ सैलामेंडर्स की बात करें तो उनके अंदर जो डीएनए होता है वो 30 टाइम्स मोर होता है ह्यूमन सेल्स की तुलना में। और ऐसे ही अगर हम सनफ्लावर यानी हेलियंथस की स्पीशीज में देखें तो उनके अंदर जो सी वैल्यू होती है वो 4 टाइम्स ग्रेटर देन अदर्स, इतनी ज़्यादा इसकी मात्रा इसमें होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी वैल्यू है उसके ज़्यादा होने से उसके कॉम्प्लेक्स होने का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है, हम आगे देखेंगे कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस होती हैं वो काफ़ी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती हैं। तो उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के कारण डीएनए की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम देखें कि मेज के जीनोम के अंदर 50% जो होता है रिट्रो एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात काफ़ी मात्रा में इसमें रिट्रो एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से इसका जीनोम साइज बढ़ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द सी वैल्यू एंड न्यूक्लियर साइज एंड सेल साइकिल टाइम has led some to suggest that selection on these factors maintain a C value which is more or less optimal for the organisms। तो प्रारंभ में ऐसा सोचा गया कि जो C वैल्यू होती है
और जो न्यूक्लियर साइज है, सेल साइज है, ये सेल साइकिल में जो लगने वाला टाइम है, तो उनमें कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ऐसा प्रारंभ में माना गया था। नाउ सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, उसके पहले हम कुछ हिस्ट्री हम यहाँ जान लें कि इन 1948 रोजर एंड कॉलेट वेंड्रेले रिपोर्टेड ए रिमार्केबल कॉन्स्टेंसी in the nuclear DNA content of all the cell in the individuals within a given animal species। तो उन्होंने ये देखा कि जो डीएनए होता है वही डीएनए जीन्स को अपने साथ रखता है, अर्थात जो डीएनए होता है उसी के अंदर जीन्स उपस्थित होती हैं। उन्होंने जब देखा कि जो न्यूक्लियर डीएनए है वह हर इंडिविजुअल में कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जो जीन्स हैं वह डीएनए में है, ना कि प्रोटीन में। द सी वैल्यू इज दैट द अमाउंट ऑफ डीएनए, हम पहले भी देख लिया कि जो सी वैल्यू है वह डीएनए की वह अमाउंट है जो हैप्लॉइड जीनोम में उपस्थित है, अर्थात जो अगुणित मात्रा है सेल के अंदर, अगुणित मात्रा जो डीएनए की होती है उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये पता लगा कि जो सी वैल्यू होती है और जीव की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें कोई संबंध नहीं होता, जैसे हमने सैलामेंडर के केस में देखा या हेलियंथस में देखा। तो एक सी वैल्यू पैराडॉक्स टर्म को यूज किया बाय C.A. थॉमस ने 1971 में। यह एक एनोमलस सिचुएशन है जिसे हम कहेंगे सी वैल्यू पैराडॉक्स, अर्थात यह एक तरह का फ्रेज है। पैराडॉक्स, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, एक तरह का फ्रेज है या एक एनोमलस कंडीशन है जिसको C.A. थॉमस ने 1971 में दिया। उन्होंने ये बताया कि जो सी वैल्यू है और ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी में है उसमें कोई संबंध नहीं होता है। जब 1970 में नॉन कोडिंग डीएनए की जब डिस्कवरी हुई तो काफी जो क्वेश्चंस थे जो सी वैल्यू पैराडॉक्स से संबंधित थे तो वो रिजॉल्व हो गए। तब ये पता लगा कि जो डीएनए है उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस तो बहुत कम होती हैं, मेजर जो सीक्वेंसेस होती हैं वो नॉन कोडिंग होती हैं। अगर आप ह्यूमन के जीनोम के अंदर देखें तो 2% ही प्रोटीन कोडिंग रीजन्स होते हैं, बाकी जो रीजन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं और अधिकतर उसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। नाउ कॉट एनालिसिस। अब ये कॉट एनालिसिस क्या है? कॉट एनालिसिस एक टेक्निक है जो डीएनए के रीएसोसिएशन काइनेटिक्स पर डिपेंड करती है। अब एक्चुअली यह एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम डीएनए में कितने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, किसी भी डीएनए सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है एक जीनोम के अंदर, तो वहां पर हम कॉट एनालिसिस का यूज करते हैं। इस प्रकार से जो कॉट एनालिसिस है वह जीनोम की स्ट्रक्चर के अध्ययन में कॉट एनालिसिस का उपयोग किया जाता है और जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है जहां पर लार्ज मात्रा में, लार्ज अमाउंट में रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है उसको जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सो कॉट एनालिसिस अ टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रीएसोसिएशन काइनेटिक्स। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री हम देख लें। इसके सबसे पहले जो कॉट एनालिसिस था इसको डेवलप्ड और यूटिलाइज किया रॉय ब्रिटन और उनके कलीग्स ने एट द कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ वाशिंगटन इन 1960s। और उन्होंने जो कॉट एनालिसिस बताया, उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है उसके अंदर काफी वो रिडंडेंट होता है, काफी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती हैं। तो यूकैरियोटिक जीनोम होता है उसके अंदर काफी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं। तो कॉट एनालिसिस के द्वारा इन सीक्वेंसेस का कितनी उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसके नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है कॉट एनालिसिस के द्वारा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डीएनए रीएसोसिएशन काइनेटिक्स होती है उसके जो एक्सपेरिमेंट किए थे वह किसने किए? ब्रिटन, जैसे हमने देखा रॉय ब्रिटन और उनके कलीग्स ने कहा जो इन्होंने इनफैक्ट देयर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक जीनोमिक डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिव और नॉन कोडिंग एलिमेंट्स।
उन्होंने जिस तरह से कॉट एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि जो वास्तव में जो डीएनए होता है, किसी भी यूकैरियोटिक जीनोमिक जो डीएनए होता है उसमें काफी मात्रा में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं। स्टेप्स, कॉट एनालिसिस के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो जो जीनोमिक डीएनए होता है उसके रैंडमली उसको कट किया जाता है इनटू फ्रेगमेंट्स अबाउट 1 kb इन लेंथ। फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले डीनेचर्ड किया जाता है बाय हीटिंग। जो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टीएम, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डीनेचर हो जाता है। ऐसा जो डबल स्टैंडर्ड होती है वह सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाती है। तो टीएम कौन सा टेम्परेचर होता है? वह टेम्परेचर जिसपे 50% ऑफ डीएनए इज मेल्टेड। इस प्रकार से जो हम टीएम से ज़्यादा का टेम्परेचर हम लेते हैं तो जो डीएनए होता है वो डीनेचर हो जाता है। फिर हम फ्रेगमेंट्स को रीनेचर करवाते हैं, एनलिंग करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? तो हम जो टेम्परेचर है उसको अब हम कम कर देंगे। पहले हमने काफ़ी बढ़ा दिया था, उसको हम कम कर देंगे। टीएम जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री बिलो हम कर देते हैं। इस प्रकार से जो रीनेचुरेशन होता है एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल, उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है कि रीनेचुरेशन को कैसे मॉनिटर करा जाता है? उसके दो टेक्निक हैं। या तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के यूज किया जाए, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंस होती है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की वह होती है 260 nm पर नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस होती है। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वह 260 nm पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा भी उसमें कितने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और कितने डबल स्टैंडर्ड की मात्रा कितनी है यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ज्ञात की जाती है। दूसरी विधि है हाइड्रोक्सिल एपिटाइट क्रोमेटोग्राफी (SC). यह एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कॉलम होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल एपिटाइट जो होता है, जो क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट है, उसको एक कॉलम में भर दिया जाता है। और यह जो कैल्शियम होता है यह कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वह इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कैल्शियम इन हाइड्रोक्सिल एपिटाइट विल हैव मोर एफिनिटी। क्यों? क्योंकि जो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है वह नेगेटिव, उसकी जो बैकबोन होती है वह कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो वह कैल्शियम फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता है। हाँ, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की तुलना में डबल स्टैंडर्ड डीएनए ज्यादा उससे बाइंड हो जाता है। और इस प्रकार से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। नाउ एनालिसिस कैसे किया जाता है? चूंकि हम देखते हैं कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर उस जीनोम के अंदर ज्यादा मात्रा में रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगी तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वह बहुत जल्दी डबल स्टैंडर्ड में चेंज जाएगा। क्योंकि बहुत सारी रिपीटेटिव सीक्वेंस है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को जल्दी उसको फाइंड कर लेगा और जल्दी वह वापस से डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगी उतनी ही जल्दी क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल जाएंगी और वह डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सैंपल जिसमें हाई रिपीटेटिव सीक्वेंस है विल रीनेचर रैपिडली while complex sequences will renature slowly। तो यह अंतर होगा। जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो जल्दी रीनेचर हो जाएंगी और जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं क्योंकि उनके कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बहुत कम होंगे इसीलिए उनमें रीनेचुरेशन जल्दी नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंपली हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बनने में लगा हुआ टाइम वह यूज ना करके हम रीनेचुरेशन का जो अमाउंट होता है वह एनालिसिस करते हैं कॉट वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉट वैल्यू क्या होती है? कॉट वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए टाइम इन सेकंड्स और एक कांस्टेंट होता है जो बफर के अंदर जो केटायन है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप अच्छे से समझो इसको। कॉट कर्व बनाया जाता है। कॉट कर्व जो होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और लॉग कॉट के बीच में खींचा जाता है। तो कॉट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कॉट वैल्यू CO इंटू T इंटू बफर फैक्टर। अब CO क्या है?
जो प्रारंभ में जो न्यूक्लियोटाइड की कॉन्सेंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर वह CO है। T क्या है? रीएसोसिएशन टाइम इन सेकेंड्स और बफर फैक्टर। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसको हम कॉट वैल्यू कहते हैं। तो जो कॉट कर्व होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पर देखिए। कॉट कर्व बनाने के लिए हम जो कॉट वैल्यू हमने निकाली है उसका log 10 हम यहाँ लेते हैं और यहाँ सैंपल में जब हम उसको रीनेचुरेशन करते हैं तो कितना जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है उसको हम यहाँ लेते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA को हम यहाँ पर ले लेंगे y एक्सिस पर और x एक्सिस पर हम log 10 ले लेंगे। यह एक कॉट कर्व है जो ह्यूमन DNA का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रैपिडली रीनेचर हो रहे हैं DNA उनका लॉग कॉट वैल्यू जो है वह कम है और जो स्लोली रीनेचर होते हैं उनकी कॉट वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि जो रैपिडली रीनेचर हो रहे हैं क्योंकि उनके रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं, तो जो ज़्यादा अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी तो कॉट वैल्यू कम होगी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म के जो कॉट कर्व बनाए जाते हैं उनमें कंपेयर करके ये पता लगाया जा सकता है कि किसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा होती हैं। हम ये देखते हैं कि जो रिपीटेटिव DNA विल रीनेचर एट लो कॉट वैल्यू। जैसे हमने देखा कि जो रिपीटेटिव DNA होगा उसके जो रीनेचुरेशन की जो रीनेचर होगा वह तो जल्दी हो जाएगा, तो उसकी कॉट वैल्यू जो होगी वो कम होगी। जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस होंगी वह हाई कॉट वैल्यू पर रीनेचर होती हैं। सो द फास्ट रीनेचुरेशन ऑफ द रिपीटेटिव DNA इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूमरस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो हमने देखा कि जितना ज़्यादा उस जीनोम के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा तो आपस में जो DNA होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जल्दी प्राप्त कर लेगा और वह जल्दी रीनेचर हो जाएगा। Rate of renaturation of a sequence of DNA molecule is proportional to the number of times the sequence is present in the DNA molecule. अब ऐसा क्यों है? As greater the number of repetitive sequence, the more the chances of two complementary strands colliding with each other. जैसा मैंने बता दिया है कि जितनी ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगी तो मोर चांसेस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपस में मिलने के और वह जल्दी रीनेचर हो जाएगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉट कर्व। कॉट कर्व से हमें क्या फायदे हैं या कॉट कर्व को हम कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले तो एस्टिमेशन ऑफ जीनोम साइज। तो जीनोम साइज को एस्टिमेट किया जा सकता है। एस्टिमेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सिंगल कॉपी कि कितनी उसमें सिंगल स्टैंडर्ड कितनी है और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की मात्रा कितनी है, यह ज्ञात करने में कॉट कर्व का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम, estimation of kinetic complexity of genome, and next है interspecific comparison of code data। हम ये देखते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनके बीच में हम कॉट वैल्यू या कॉट डेटा को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन से हम बताते हैं कि किसकी जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और किसकी ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस किसमें ज़्यादा है। तो इससे हमें इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में भी पता लगता है। तो इस प्रकार से कॉट कर्व की काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। जीनोम साइज में कितनी रिपीटेटिव सीक्वेंस है उस जीनोम के अंदर, दो इंटरस्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में हम कॉट डेटा जो होता है उसको कंपेयर करते हैं, उससे उनके स्ट्रक्चर, जीनोम के स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम्स का भी हम पता लगा पाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज DDP GGC कोटा, और मैं आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।